गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यानी कि मोटिवेशन अभिप्रेरणा। इसमें हमने मीनिंग कॉन्सेप्ट और टाइप्स पिछली वीडियो में कर लिए थे और आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? किसी भी कार्य को अगर हम सीखते हैं और क्रिया के लिए अभिप्रेरणा का होना आधार माना गया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में की अगर हम बात करें, अभिप्रेरणा शब्द की व्याख्या विद्यार्थियों में सीखने के लिए, उनके अंदर रुचि पैदा करने के लिए, उत्साह पैदा करने के लिए बहुत ही अधिक मदद करती है। कौन करती है? अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा के बिना विद्यार्थी सीखने के लिए और उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है परिपक्वता का महत्व। अब स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में जितनी भी सीखने की प्रक्रियाएं होती हैं वो विद्यार्थी को अवश्य प्रभावित करती हैं। ठीक है, यदि विद्यार्थियों को कोई कार्य दिया जाए, विद्यार्थी की परिपक्वता के स्तर पर अगर कोई कार्य दिया जाए, अगर उसके अंदर सीखने की जो इंटरेस्ट होगा तो वो इंटरेस्ट विद्यार्थी को कठिन से कठिन कार्य सीखने के लिए भी अभिप्रेरित करेगा। ठीक है, और जो प्रवक्ता है वो और अभिप्रेरणा दोनों के का आपस में अवश्य तालमेल बिठाना चाहिए। ठीक है, औपचारिक अधिगम तभी होगा जब विद्यार्थी के अंदर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और संस्कृति रूप से प्रवक्ता आएगी। इससे क्या होगा? फिर उनको निश्चित उद्देश्य यानी कि डेफिनेट पर्पस आ जाएंगे। सीखने की प्रक्रिया पर स्पष्ट उद्देश्य और ज्ञान का प्रभाव बहुत अधिक प्रभाव डालता है। ठीक है, जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो सीखने की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से जो उद्देश्य है और ज्ञान है प्रभाव अत्यधिक डालता है। और अध्यापक को चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं उनके सम्मुख पहले सारे उद्देश्य रख दें। ठीक है, स्पष्ट करें, तभी सीखने की जो प्रक्रिया है, अगर हम मान लो किसी चीज़ को बच्चे को सिखाने जा रहे हैं तो उस चीज़ को सीखने का क्या मोटिव होगा, उस सीखने से आपको क्या लाभ होगा, ये अगर हम बच्चे के आगे क्लियर कर देंगे तो उससे क्या होगा? बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा और वो उस प्रक्रिया के द्वारा उनकी जो सीखने की प्रक्रिया होगी वो अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। इससे क्या होगा? निश्चित उद्देश्य आ जाएगा। उसके बाद फिर उनके अंदर प्रशंसा और निंदा की जो भावनाएं हों वो मोटिवेशन के द्वारा ये दोनों चीज़ें आती हैं, प्रशंसा और निंदा। ठीक है, बहुत से अध्ययनों के लिए प्रशंसा और निंदा का भी बहुत महत्व माना गया है अध्ययन करने के बाद। इससे क्या होगा? प्रशंसा इसलिए, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई कार्य अच्छा नहीं कर रहा है तब भी उसको मोटिवेट करना चाहिए ताकि बच्चा उस कार्य को इंटरेस्ट से करे और उससे क्या इंटरेस्ट से करे और उसको उस कार्य में अधिक रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, ये नहीं है कि उसको डिमोटिवेट कर दो, उसको उसकी निंदा कर दो, सभी के सामने इंसल्ट कर दो और वो शर्मसार हो जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो प्रशंसा और निंदा है वो आयु के हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, अब बड़े बच्चे हैं, अगर हम उनकी इंसल्ट करेंगे तो आजकल के टाइम में वो बच्चे सहन नहीं कर पाते, तो आयु के हिसाब से प्रशंसा और निंदा करनी चाहिए। इससे क्या होगा? अधिगम सीखने की परिस्थितियों में प्रशंसा जो निंदा का प्रयोग भी वो सोच समझ कर करें। फिर इससे क्या होगा? बालक के व्यक्तित्व की को हम कैसे पहचानें? जो आइडेंटिफाई पर्सनैलिटी है चिल्ड्रंस की, वो कैसे करें? जो कक्षा में जो बालक होता है उनका हमें अनादर नहीं करना चाहिए। उनको उत्साहित करना हानिकारक हो सकता है हमारे लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए भी। ठीक है, अगर कोई ऐसा करता है तो उसको रोकना चाहिए। शर्म और उत्साहन के कारण उसके अंदर जो उचित संवेग नहीं यानी कि जो संवेग की भावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी और व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो विघटित करती है।
ठीक है। इससे क्या होगा, उनके आत्मसम्मान में कमी आएगी, ठीक है, आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। और कई बार ये जो संवेग होता है बच्चों की स्कूल की क्रियाओं में उनको अलग कर देता है, क्योंकि अगर हम उनको डिमोटिवेट करते रहेंगे, उनको यानी कि टॉर्चर करते रहेंगे, तो वो उनको धीरे धीरे उस कार्य से निकलने की उनका जो मन है उन कार्य से निकलने के लिए मानने लग जाएगा। और ये जो क्रियाओं को सीखने के विरुद्ध बच्चों में मानसिक दृष्टिकोण विकसित करता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, ये बच्चों को अगर हम अधिक उत्साहित करते रहेंगे तो उनके अंदर खतरनाक परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या होगा, अभिप्रेरणा में दृष्टिकोण का महत्व। उनका दृष्टिकोण कैसा होगा, आगे अगर भी प्रेरणा दृष्टिकोण रुचि और ध्यान में से स्पष्ट रूप से संबंधित होता है, ठीक है। जो भी प्रेरणा है का दृष्टिकोण और रुचि और ध्यान से बहुत अधिक संबंध माना गया है। दृष्टिकोण किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष व्यक्ति के लिए क्रियाओं का एक समूह होता है, ठीक है। और दृष्टिकोण अभिप्रेरक का एक मार्गदर्शन होता है। दृष्टिकोण से नए अनुभव, जैसे कि दृष्टिकोण मतलब हमारे से ज़्यादा प्रतिभाशाली जो लोग होते हैं, जिन्होंने बहुत अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स देखी होती हैं, बहुत यानी कि अधिक ज्ञान वाले जो लोग होते हैं, उनको देखकर हमारा जो दृष्टिकोण होता है, हम भी अंदर से बोलते हैं कि हमें इनकी तरह बनना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारे अनुभवों में विकास होगा, ठीक है, हमारी रुचियों में विकास होगा, और अनुभव प्राप्त करने के लिए हमारी जो सीमाएं हैं वो निर्धारित होंगी, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, अभिप्रेरणा से ध्यान, रुचि और उत्साह प्राप्त करना। जो मोटिवेशन है सीखने की प्रक्रिया में ध्यान, रुचि और उत्साह को भी प्रभावित करता है। कक्षा में अगर हम अधिगम प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए प्राथमिक पूर्ति हमारी क्या होती है, अभिप्रेरणा, ठीक है। क्लास में गए हो, टीचर क्लास में गया, उन्होंने आज नया टॉपिक करवाना है, तो क्लास के माहौल के हिसाब से बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट डलवाने के लिए, इंटरेस्ट करवाने के लिए, उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए, बालकों की रुचि का उत्साह बढ़ावा देने के लिए कुछ मात्रा में रुचि छात्रों में भी विद्यमान होती है, बट कुछ मात्रा में टीचर्स के अंदर भी होनी चाहिए। दोनों के अंदर होगी ना, तो वो चीज़ बच्चों को प्रभावशाली भी बनाएगी, उनके रुचियों में, नए कौशलों में विकास भी करेगी, ठीक है। और जो ये विषय वस्तु होगी वो उस समय सबसे अधिक प्रभावशाली होगी, और इससे क्या होगा, बच्चों को हम अधिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका इंटरेस्ट और अधिक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर सीखने में जो आत्म अभिप्रेरणा का महत्व माना गया है, रोल ऑफ सेल्फ मोटिवेशन लर्निंग की अगर हम बात करें, ये जो जितनी भी परिणामों का जो ज्ञान होता है, उच्च आकांक्षाएं होती हैं, ये सब का स्पष्ट उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्म अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। विद्यार्थियों को अगर आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है तो उससे उनको क्या मिलता है, उनके चरित्र का विकास होता है, उनके रुचि में विकास होता है, उनके शारीरिक, मानसिक, आदर्श नागरिक का विकास उनके अंदर बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। अध्यापक को विद्यार्थी के मार्गदर्शन देकर उनके जो संभव तरीका बता देते हैं, तो उनका जो अंतिम चयन विद्यार्थी पर ही छोड़ देते हैं कि सीखने में उनका, जैसे कि अब मान लो अब टीचर ने चैप्टर टॉपिक पढ़ा दिया, ठीक है, अब ये बच्चे के ऊपर भी होता है कि उसने उस चीज़ को इंटरेस्ट से पढ़ा, टीचर ने अपनी तरफ से पूरा इंटरेस्ट लगाया है, सब कुछ किया है, तो वो एक बात ऐसी होती है कि इसमें उनके ऊपर भी छोड़ा जाता है, अंतिम जो चयन होता है वो विद्यार्थी के ऊपर ही छोड़ा जाता है कि सीखने में उनकी जो आत्म अभिप्रेरणा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है, ठीक है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो अभिप्रेरणा के लिए प्रतियोगिता अधिक उपयोगी होती है, जो कंपटीशन लेवल अगर हम माने, ठीक है, वो भी बच्चों के लिए बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर सीखने की प्रक्रिया में बच्चे ने अगर अच्छा काम किया, अच्छे परसेंटेज नंबर ले रहा है, तो उसको अगर उन्होंने कोई प्रतियोगिता करवाई या कोई कॉम्पिटिशन्स करवाया, तो उसको मोटिवेट करने के लिए
उसको यानी कि प्राइज़ देने चाहिए, इनाम देने चाहिए, ताकि उनके अंदर उनकी रुचि में विकास हो, उनकी अभिप्रेरणा का भी विकास हो। प्रभावशाली शिक्षण के लिए छात्रों में सीखने की इच्छा होनी चाहिए। फॉर अगर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग की बात करें तो स्टूडेंट के अंदर भी उनके सीखने की इच्छा अति आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, जो अधिगम है वो प्रभावशाली होगा, और वास्तव में जो सीखने की गति है, वो दक्षता है, दोनों ही सीखने की इच्छा का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। पढ़ाने वाला भी और सीखने वाला, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सीखने में विद्यार्थी की अभिप्रेरणा के लिए सीखने की इच्छा अति आवश्यक होती है, और इच्छा के कोई भी बिना इच्छा के कोई भी विद्यार्थी सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं होता है। सीखने में अभिप्रेरणा के लिए छात्रों की आवश्यकताओं को भी जागृत करना। ठीक है, अगर सीखने की इच्छा की अगर हम बात करें, सीखने की इच्छा जो होती है विद्यार्थियों के अंदर अचिंतन मन की आवश्यकताओं को जागृत करती है। ठीक है, इच्छाएं और आवश्यकताओं का सबसे अधिक सत्य संकेत करती है। अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर नज़र रखते हुए उन्हें पूरा करके विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा का यानी कि उनको विकसित करवाती है। यानी कि पूरा टॉपिक विद्यार्थियों के अंदर ध्यान के अंदर रख कर ही पूरा किया जाता है, और ये उनको अभिप्रेरणा की ओर विकसित करती है। आवश्यकताओं की पूर्ति से विद्यार्थियों के मन में जो उत्पन्न जो तनाव होता है वो कम हो जाता है सीखने के बाद, और इसी सीखने की प्रक्रिया उन्हें अभिप्रेरित करती है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन है वो सीखने के लिए प्रवक्ता का महत्व होना चाहिए, निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, प्रशंसा और निंदा बालक के व्यक्तित्व को पहचानती है। मोटिवेशन सीखने के लिए अभिप्रेरणा दृष्टिकोण का महत्व देती है, ध्यान रुचि को प्रोत्साहित करती है, आत्म अभिप्रेरणा का महत्व दिलवाती है, और छात्रों में सीखने की इच्छा का होना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सीखने यानी कि जो मोटिवेशन है वो सीखने की प्रक्रिया को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। नेक्स्ट जो है हमारे हैं फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन लर्निंग। अभिप्रेरणा के सीखने में कार्य। अभिप्रेरणा क्या है, बच्चे ने सीखे ना। अगर हम अभिप्रेरणा की बात करें, मोटिव की बात करें, सीखने की बात करें, तो इसमें क्या है, अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे के अंदर व्यवहार का पथ प्रदर्शन होता है। जो अभिप्रेरणा है व्यवहार का पथ प्रदर्शन करती है, अर्थात वह व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार नया मोड़ देती है जिससे कि उसकी संतुष्टि की जो भावना है अनुभव होने लगती है। ठीक है, अध्यापक को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को हमेशा उनकी शक्तियों को सुनिश्चित प्राप्ति के लिए, योग्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सुनिश्चित समय के लिए और योग्य लक्ष्य के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, पथ प्रदर्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, उनकी शक्ति में संचार होगा। अभिप्रेरणा व्यवहार में शक्ति का संचार भी करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने में शक्ति प्रदान करती है। शक्ति कैसे प्रदान करेगी, कैसे मोटिवेट बच्चा कर रहा है काम, मोटिवेट कर दो, फिर बच्चा कर रहा है काम, मोटिवेट, उसमें उसके और ज़्यादा शक्ति का संचार कैसे होगा। जैसे मान लो कि मैंने 8th क्लास में 95 मार्क्स लिए, फिर अब इसमें मुझे पुरस्कार देकर मेरी शक्ति का संचार किया गया। ठीक है, फिर मेरे अंदर और शक्ति का संचार हो गया कि मुझे नेक्स्ट टाइम इससे भी ज़्यादा मार्क्स लेकर और अधिक यानी कि पुरस्कार प्राप्त करने हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब क्रिकेटर हैं, बैटमैन, ये बैडमिंटन खेलते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये अपना मोटिव प्राप्त करने के लिए, अपने आप को देश को यानी कि नाम दिलवाने के लिए अपने अंदर शक्ति का संचार करते हैं। और जो असफलता भी होती है ना, जैसे मान लो बच्चा फेल हो गया, बोलते हैं ना दंड क्यों दिया जाता है।
असफलता के लिए जो दंड होता है ना, वो भी एक तरह का पुरस्कार ही होता है, क्योंकि वो जो दंड होता है वो व्यक्ति को असफलता से सफलता की ओर ले जाता है। दंड और पुरस्कार दोनों ही प्रेरणाएं हैं, सीखने की प्रक्रिया में बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। मान लो बच्चा बहुत ज़्यादा यानी कि इस बार भी फेल, दूसरी बार भी, जब तक उसको दंड नहीं दिया जाएगा, उसको गिल्टी नहीं फील करवाया जाएगा, तब तक उसके अंदर वो प्रेरणा नहीं आएगी। फिर क्या होगा? शक्ति का संचार होगा, फिर उसको चुनाव करने में सहायता करती है। कौन? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा व्यवहार का चुनाव करने में सहायता करती है, अर्थात सीखने के में केवल वे ही कार्य चुने जाते हैं जो जिनकी साक्षी प्रेरणाएं देती हैं। यानी कि सीखने के लिए उन्हीं लोगों को, जैसे कि अब कल्पना चावला की बात करें या गांधी जी की बात करें, यानी कि किसी की भी बात करें, वो जो साक्षी होती है ना, प्रेरणाएं, जिनसे हमें प्रेरणाएं मिली है, उनसे द्वारा दूसरों को प्रेरणाएं मिले, वो ही व्यक्ति की प्रक्रिया यानी कि विद्यार्थियों में परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करने और दूसरों यानी कि विद्यार्थियों के अंदर प्रतिक्रिया करने में उनका अनुभव प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों को सही का ज्ञान सही और गलत का ज्ञान गलत ही समझाता है। ठीक है, और उत्तम कायम करने के लिए गलत उत्तर को लोप करने में ही उनकी सहायता करता है। इससे क्या होगा? चुनाव करने के बाद उनका ध्यान केंद्रित करने में सहायता करती है। कौन? अभिप्रेरणा। अगर हम कोई टॉपिक करवा रहे हैं, हमें उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए। ठीक है, और अध्यापक विद्यार्थियों को प्रेरित करके उनका जो ध्यान है अपने पाठ्य विषय में केंद्रित करने में सहायता देता है, मोटिवेशन। ठीक है, इससे क्या होगा? उनके रुचि में विकास में भी सहायता करेगा। अभिप्रेरणा विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने की एक कला मानी गई है। ठीक है, और ये विद्यार्थियों के अंदर रुचि का विकास करता है। अध्यापक विद्यार्थियों को भी प्रेरित करके उनमें कार्यों के प्रति रुचि पैदा करवाता है। इससे क्या होगा? उनके अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में भी उनकी सहायता करेगा। अभिप्रेरणा अधिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता देगा, तीव्र गति से ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करेगा। अध्यापक विद्यार्थियों में उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके अधिक ज्ञान को तीव्र गति से अर्जित करने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। इससे उनके चरित्र निर्माण में भी सहायता मिलती है। अध्यापक विद्यार्थियों के उत्तम गुणों को, आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, और इससे क्या होगा? उनके उचित निर्माण में उनकी सहायता करता है। इससे तो उनके सामाजिक डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, सामाजिक गुणों का भी विकास होगा, उनके अनुशासन में की भावना का भी विकास होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? विद्यार्थी जो अध्यापक है विद्यार्थियों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का भी समाधान वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारा फंक्शन ऑफ मोटिव इन लर्निंग, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में हम हमारी जो मोटिवेशन थ्योरी है, मास्लो थ्योरी, वो करेंगे। इसमें उन्होंने मानव आवश्यकताओं के प्रमुख रूप से 5 तत्वों की बात की है। ठीक है, जिनके अनुक्रम द्वारा सीढ़ी के द्वारा उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड और भी नीड्स की बात की है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आया हो इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड फंक्शन ऑफ मोटिव इन लर्निंग। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।